नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का सारथी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, देखते हम पढ़ रहे थे जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स, और आज की क्लास जो है लास्ट क्लास होने वाली है जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की। इसी के साथ साथियों, जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा और इस करंट अफेयर्स को विश्वास मानिए मुझ पर धुआं धुआं कर दिया जाएगा, पूरी तरह से मिटिया मेट कर दिया जाएगा दोस्तों इस करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के करंट कांड की कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी। देखते हैं अपन खेल समसामयिकी की। कौन सी दोस्तों? खेल समसामयिकी की। पहली बात है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 कहां पर किया गया। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का आयोजन तो मेलबर्न में किया गया। कहां पर किया गया? मेलबर्न में। और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का आयोजन जो है वो किया गया। पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे हैं इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के? तो वो रहे हैं अपने पास में राफेल नडाल। कौन रहे हैं? राफेल नडाल ने जो है वो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और ये नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। कौन सा था? नडाल का 21वें नंबर का ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। इसी के साथ राफेल नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए थे? राफेल नडाल। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? वो जीता है दोस्तों एशले बार्टी ने। किसने जीता है महिला वर्ग का खिताब? महिला वर्ग का खिताब जीता है एशले बार्टी ने जीता है। और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है किसने? एशले बार्टी पहली बार जीती है। और राफेल नडाल कौन सी बार जीते हैं? 21वीं बार जीते हैं। और एशले बार्टी ने क्या कर दिया गया? हाल ही में संन्यास ले लिया। किसने संन्यास ले लिया है? एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया है। और कितनी उम्र में संन्यास लिया इन्होंने? 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में किसने संन्यास ले लिया दोस्तों? तो एशले बार्टी ने 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में संन्यास लिया। हमारे यहाँ पर दोस्तों हम लोग करियर शुरू करते हैं 25 वर्ष की उम्र में, और यहाँ पर एशले बार्टी ने क्या कर लिया दोस्तों? संन्यास ले लिया। बात करते हैं किसके बारे में? मेलबर्न के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मेलबर्न के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं लालो लालियों, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहां पर स्थित है? तो मेलबर्न में। कौन सा नाम है उसका? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? वो है हमारे भारत में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसी का पुराना नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, और उस सरदार पटेल स्टेडियम का ही पुराना नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अब दूसरे नंबर पर कौन सा है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? तो 1,10,000 लोग एक साथ बैठकर वहां पर देख सकते हैं मैच को। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1 लाख दर्शक क्षमता है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहां पर बन रहा है? जयपुर के जो चोप गांव है वहां पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वो हमारे राजस्थान में होने वाला है। और उसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 75,000 उसकी दर्शक क्षमता होने वाली है। तो ये हुई दोस्तों चर्चा किसके बारे में? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में, जिसको पुरुष वर्ग में कौन जीते? राफेल नडाल। और महिला वर्ग में कौन जीती दोस्तों? एशले बार्टी जीत गई है। अगला देखिए, अगली चर्चा क्या थी? एटीपी कप 2022। पूरा नाम क्या है इस एटीपी कप का? तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। यह जो है वो एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी विजेता कौन बनी है? तो कनाडा। किसने जीता एटीपी कप का खिताब? प्रश्न पूछ ले, इस वर्ष 2022 का एटीपी कप का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है हमारे पास में कनाडा ने। और कनाडा ने किसको निपटाया है? फाइनल में स्पेन को हराया। किसको हराकर जीता है? कनाडा ने यह खिताब तो स्पेन को हराकर जीता। यह हुई बात दोस्तों एटीपी कप के बारे में। अगली चर्चा देखिए, अगला क्या चल रहा था? महिला हॉकी एशिया कप 2022। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर आप लोग 5 स्टार डाल दीजिए। यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। महिला हॉकी एशिया कप 2022, पहला ही प्रश्न क्या, कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था ये महिला हॉकी एशिया कप 2022 का। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? मस्कट में किया गया था। और ये मस्कट जो है वो ओमान में पड़ता है। ओमान की राजधानी है यह मस्कट। विजेता कौन बना इसका? तो जापान जीता। कौन जीता इसको? महिला हॉकी एशिया कप को जापान जीता। कौन सी बार जीता? तीसरी बार। कितनी बार जीत चुका है जापान? इस बार 3rd बार जीता है हमारा कौन सा? जापान। जापान में कितने अक्षर है? जापान 3 अक्षर है। तो कौन सी बार जीता है जापान यह खिताब? तीसरी बार यह खिताब जापान जीता है। और फाइनल में किसको हराया जापान ने? तो फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2022 का टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत ने क्या जीता? तो भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। किसको हराया? भारत ने चिंदी चीन को निपटा दिया दोस्तों। किसने? हमारे भारत ने चिंदी चीन को निपटा दिया है। और क्या जीता है? भारत ने कांस्य पदक जीता है चीन को हराकर। भारतीय कप्तान कौन थी उसमें दोस्तों? तो इस टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान जो थी वो थी रानी रामपाल। कौन थी भारत की कप्तान? रानी रामपाल भारत की कप्तान थी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला महिला हॉकी एशिया कप 2022 में? तो वो मिला है अपने पास में ली जिनमिन चिन को। किसको मिला दोस्तों? ली जिनमिन चिन को। मतलब ली जिनमिन जो कि चीन की खिलाड़ी है, उनको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ गोल
गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ युवा प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है दोस्तों सलीमा टेटे को। किसको मिला है दोस्तों, सलीमा टेटे को। और ये सलीमा टेटे कहाँ की खिलाड़ी है, यह दोस्तों भारत की खिलाड़ी है। यह हुई चर्चा साथियों महिला हॉकी एशिया कप 2022 के बारे में चर्चा। अगला देख लीजिए, अगली घटना है क्रिकेट के बारे में कि अंडर 19 एशिया कप 2021 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कौन सा संस्करण था ये, तो ये दोस्तों इसका नौवां संस्करण था। कौन सा था, अंडर 19 एशिया कप 2021 का तो नौवां संस्करण था। मेजबान कौन देश था, यूएई। कहां पर आयोजित किया गया था यह टूर्नामेंट, तो संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों इस टूर्नामेंट का जो है वो आयोजन जो है किया गया था। विजेता कौन बना, तो भारत ने जीता। बड़े गर्व की बात है हमारे भारत वालों, हम इंडिया वाले क्या जीत चुके हैं, यह टूर्नामेंट जीत चुके हैं। विजेता कौन बना था इसमें, भारत बना था। और भारत ने 8वीं बार जीता। कौन सी बार जीता है दोस्तों, भारत 8वीं बार यह टूर्नामेंट जीत चुका है और लगातार तीसरी बार जीता है। कौन सी बार जीता है, लगातार तीसरी बार जीता है। मतलब भारत ने जीत की हैट्रिक लगा दी है दोस्तों। कौन सी लगा दी, हैट्रिक लगा दी है। और फाइनल में किसको हराया भारत ने, तो दोस्तों भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। और लंका की लंका किसने लगा दी है दोस्तों, भारत ने। और उसको हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों, भारत ने जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने इस टूर्नामेंट के, तो हरनूर सिंह। कौन बने हैं, हरनूर सिंह। भारत के जो खिलाड़ी थे दोस्तों, हर खिलाड़ी के चेहरे पर नूर था। क्या था, हर खिलाड़ी के चेहरे पर नूर था, इसलिए हरनूर सिंह जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं भारत के। और भारतीय कप्तान कौन थे दोस्तों इस टूर्नामेंट के, तो यश धुल थे। कौन थे, श्रीलंका को धूल किसने चटा दी, यश धुल ने। तो भारत के कप्तान कौन थे इसमें, वो थे यश धुल। ये हुई साथियों चर्चा अंडर 19 एशिया कप 2021 के बारे में। कौन सा संस्करण था, नौवां संस्करण। कैसे याद रख सकते हैं इसको, अंडर 19 में पीछे कौन सा अक्षर लगा हुआ है, 9, तो क्या याद हो गया दोस्तों, कौन सा संस्करण था ये हमारे पास में, नौवां संस्करण था। और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। अगला देख लीजिए, क्रिकेट से संन्यास किसने ले लिया अपने पास में, तो एक तो ले लिया है क्रिस मॉरिस ने। हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसने ले लिया है, क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, दक्षिण अफ्रीका के बड़े घातक तेज गेंदबाज थे क्रिस मॉरिस। और एक ले लिया है मोहम्मद हाफिज ने। मोहम्मद हाफिज ने क्या कर दिया गया दोस्तों, क्रिकेट को खुदा हाफिज कह दिया है मोहम्मद हाफिज ने। कहां के खिलाड़ी थे ये मोहम्मद हाफिज, पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। नल्ले के लिए खेलते थे। किसके लिए खेलते थे दोस्तों, ये नल्ले के लिए खेलते थे या फिर फकीरिस्तान के लिए खेलते थे। किसके लिए खेलते थे, नल्ले के लिए या फिर फकीरिस्तान के लिए क्रिकेट कौन खेलते थे, ये मोहम्मद हाफिज, जिन्होंने किसको खुदा हाफिज कह दिया है, क्रिकेट को कह दिया। ये हुई साथियों चर्चा क्रिकेट के बारे में। अगला देख लीजिए, बैडमिंटन के बारे में क्या चर्चा थी, तो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। आयोजन कहां पर हुआ, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में हुआ। कहां पर हुआ इसका आयोजन, तो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजन हुआ, जो कि लखनऊ में स्थित है। विजेता कौन रही सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की, वो थी पीवी सिंधु। कौन जीता यह टूर्नामेंट, पीवी सिंधु ने जीता। क्या पीवी सिंधु यह पहली बार जीती, नहीं दोस्तों, दूसरी बार जीती है पीवी सिंधु। कौन सी बार जीता है पीवी सिंधु ने यह टूर्नामेंट, तो सेकंड बार यह टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने अपने नाम पर कर लिया है। पीवी सिंधु ने किसको हराया, मालविका बंसोड़ को हराकर टूर्नामेंट जीता। किसको निपटाया पीवी सिंधु ने, तो मालविका बंसोड़ जो था उसको हराकर क्या जीत लिया पीवी सिंधु ने, यह खिताब जो है अपने नाम पर कर लिया है। बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में, तो 2016 में रियो ओलंपिक में कौन सा मेडल लेकर आई थी, तो सिल्वर मेडल लेकर आई थी 2016 में रियो ओलंपिक में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल लेकर आई थी, कांस्य पदक लेकर आई थी। IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो भी पीवी सिंधु है। और फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में शामिल, टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, पीवी सिंधु है, जो कि कौन से स्थान पर थी दोस्तों, 7वें स्थान पर थी। कौन, पीवी सिंधु। तो कौन जीत गया सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट को, पीवी सिंधु जीत गई। इसके अलावा स्विस ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट होता है उसको भी कौन जीती अपने पास में, पीवी सिंधु। तो देख रहा है विनोद, ये पीवी सिंधु कितने सारे अवार्ड लेकर आई है अपने पास में। ये हुई साथियों चर्चा सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं नवीन नियुक्तियां जनवरी माह में किन किन की नियुक्तियां की गई अपने पास में। तो वी अनंत नागेश्वरन, क्यों महत्वपूर्ण है वी अनंत नागेश्वरन, इस पर फूलझड़ियां डाल दीजिए दोस्तों। परीक्षा में पूछे जाने की इसकी बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावना है। क्यों मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो नियुक्त हुए हैं दोस्तों पी अनंत नागेश्वरन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। केवी सुब्रमण्यम चले गए हैं और उनकी जगह पर कौन आए हैं अपने पास में, वी अनंत नागेश्वरन देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार
तंवर बने हैं। अगली चर्चा देखते हैं दोस्तों कि रघुवेंद्र तंवर क्यों चर्चा में थे। रघुवेंद्र तंवर तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रघुवेंद्र तंवर बने हैं। कितने वर्ष के लिए बने हैं रघुवेंद्र तंवर, तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए बने हैं। कितने वर्ष के लिए बने हैं रघुवेंद्र तंवर, तो 3 वर्ष के लिए है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर। विशेष क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1972 में। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, 1972 में इसकी जो है वो स्थापना हो गई थी। ये हुई साथियों चर्चा रघुवेंद्र तंवर के बारे में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या था कि निधन, कौन कौन जनवरी माह में निपट गए, कौन कौन खुदा को प्यारे हो गए और कौन कौन का इंतकाल हो गया, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन समा गए थे जनवरी माह में। तो प्रोफेसर एम के प्रसाद, हाल ही में प्रोफेसर एम के प्रसाद का निधन हो गया। कौन थे ये, तो दोस्तों प्रोफेसर एम के प्रसाद जो थे प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। कौन थे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। और साइलेंट वैली अभियान, किसका, साइलेंट वैली अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो प्रोफेसर एम के प्रसाद ने साइलेंट वैली अभियान का नेतृत्व किया गया था। बात है ये साथियों किसके बारे में, साइलेंट वैली के बारे में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो दोस्तों ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है। क्या हो गया, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। इसी प्रकार से पिनघाटी नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों, पिनघाटी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, तो पिनघाटी नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, पिनघाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है फूलों की घाटी। कौन सी घाटी दोस्तों, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, वो स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। कहां पर है वो, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, प्रोफेसर एम के प्रसाद के बारे में। अगला देख लीजिए शांति देवी, हाल ही में शांति देवी का भी निधन हो गया। कौन थी ये शांति देवी, तो साथियों शांति देवी जो थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और पद्म श्री से सम्मानित थी, पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ था किसको, शांति देवी को। आगे की ओर चलते हैं, अगली खबर क्या थी, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज बहुत ही ज्यादा खबरों में थे उस समय पर। तो पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया था। कौन थे ये पंडित बिरजू महाराज, तो प्रसिद्ध कथक सम्राट व नर्तक थे। कौन थे, प्रसिद्ध कथक सम्राट व नर्तक थे यह पंडित बिरजू महाराज। कौन से घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। कौन से घराने से थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे ये पंडित बिरजू महाराज और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। किससे, पद्म विभूषण प्राप्त था किनको, पंडित बिरजू महाराज को। मैंने पढ़ाया है दोस्तों इस वर्ष पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, 4 व्यक्तियों को दिया गया। किसको किया गया, एक तो सुश्री प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और विपिन रावत को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया। और पद्म श्री कितने व्यक्तियों को दिया गया, 107 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया था। और कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 34 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। और ये पंडित बिरजू महाराज थे, इनको भी पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। कथक सम्राट थे और नर्तक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। असली नाम क्या था इन पंडित बिरजू महाराज का, तो पंडित ब्रजमोहन मिश्र। क्या नाम था इनका, पंडित ब्रजमोहन मिश्र का निधन हो गया। देवदास, बाजीराव मस्तानी और बाजीराव मस्तानी, मोहे रंगदोलाल और डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों के कोरियोग्राफर थे। बॉलीवुड की फिल्मों को कोरियोग्राफ भी करते थे ये पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने देवदास, बाजीराव मस्तानी का एक प्रसिद्ध गीत है मोहे रंगदो लाल, उसको भी कोरियोग्राफ किसने किया, इन्होंने किया। डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों को कोरियोग्राफ किसने किया था, पंडित बिरजू महाराज ने किया था। अगला देख लीजिए दोस्तों चरणजीत सिंह, हाल ही में क्या हो गया, चरणजीत सिंह का भी निधन हो गया। कौन थे ये चरणजीत सिंह, तो भारतीय हॉकी टीम जो है उसके पूर्व कप्तान थे। कौन थे, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे चरणजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्या विशेष, तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान थे। जो 1964 में टोक्यो ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जो जीत कर लाई थी भारतीय हॉकी टीम, उसके कप्तान कौन थे, तो चरणजीत सिंह थे। तो कौन थे चरणजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। इसी के अलावा साथियों मिलिना साल्विनी का भी क्या हो गया, निधन हो गया। और मिलिना साल्वी भी जो है वो ईश्वर के पास चली गई थी। तो कौन थी मिलिना साल्विनी, फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना। पूछा जा सकता है कि हाल ही में मिलिना साल्विनी का निधन हो गया, कौन थी ये, तो फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी। कथकली नृत्य जो है वो कहाँ का है अपने पास में, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का ये कथकली नृत्य जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बात कर लेते हैं हमारे पास में फ्रांस की, किसके बारे में दोस्तों, फ्रांस के बारे में। तो
फ्रांस की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। कौन सी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो सीन नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। और सूरा और सुंदरियों का नगर, कौन सा? सूरा और सुंदरियों का नगर किसको कहा जाता है हमारे पास में दोस्तों? तो पेरिस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरा और सुंदरियों का नगर जो है वो पेरिस को ही कहा जाता है। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में? फ्रांस के बारे में। और हाल ही में फ्रांस ने माली नाम का देश जो है उससे सेना की वापसी करने के बारे में घोषणा कर दी है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो हाल ही में रामचंद्र नागास्वामी का भी निधन हो गया। कौन थे ये रामचंद्र नागास्वामी? तो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार व पुरातत्वविद थे। प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में रामचंद्र नागास्वामी का निधन हो गया, कौन थे? तो भारतीय इतिहासकार थे और पुरातत्वविद थे। अगला देख लीजिए सुभाष भौमिक। सुभाष भौमिक का भी क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। खुदा को प्यारे हो गए सुभाष भौमिक। कौन थे? सुभाष भौमिक पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। कौन थे? सुभाष भौमिक तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर, भारतीय टीम के लिए फुटबॉल खेला करते थे सुभाष भौमिक। याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों इसको? तो भौमिक से क्या निकाल सकते हैं? भूमि को निकाल सकते हैं। और भूमि पर पड़ी हुई फुटबॉल के लात मारने का काम कौन करते थे? सुभाष भौमिक। मतलब सुभाष भौमिक क्या थे? एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। अगला देख लीजिए इब्राहिम बाउबर कित्ता का निधन हो गया। कित्ता चले गए। कौन चले गए दोस्तों? कित्ता चले गए। कौन थे ये इब्राहिम बाउबर कित्ता? तो ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? इब्राहिम बाउबर कित्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। माली कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये माली जो है वो अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? माली अफ्रीका महाद्वीप में माली स्थित है। हाल ही में फ्रांस ने यहां से सेना की वापसी करने की घोषणा कर दी है। किसने की है? फ्रांस ने हाल ही में माली से सैन्य वापसी की घोषणा कर दी। और माली की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो माली की राजधानी है कौन सी? बामाको। कौन सी है दोस्तों? तो माली की राजधानी है बामाको। और कौन सी है माली की राजधानी? तो बामको जो है माली की राजधानी है। और टिम्बकटू प्रसिद्ध शहर कौन सा है दोस्तों माली का? तो टिम्बकटू जो है वो माली का प्रसिद्ध शहर है। तो हाल ही में इब्राहिम बाउबर कित्ता का निधन हो गया। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? माली के राष्ट्रपति रह चुके थे इब्राहिम बाउबर कित्ता। अगला देख लीजिए सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। कौन थी सिंधु ताई सपकाल? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सिंधु ताई सपकाल क्या रखती थी? सबका ख्याल रखती थी सिंधु ताई सपकाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता थी और अनाथ बच्चों की मां के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन? यह सिंधु ताई सपकाल। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में? निधन के बारे में, जिन लोगों का निधन हो गया जनवरी माह में। अगला देखते हैं जनवरी के प्रमुख दिवस। क्या देखते हैं जनवरी के प्रमुख दिवस के बारे में? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रति वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 का वह दिन था जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो क्या याद हो गया दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला देख लीजिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। कैसे याद कर सकते हैं? 9 जनवरी को गांधी जी आए और 10 जनवरी को क्या शुरू कर दिया? उन्होंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। 9 जनवरी को गांधी जी आए थे और 10 जनवरी को उन्होंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। मतलब 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देख लीजिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण दिवस है? 12 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि 12 कौन बजा देता है? युवा, सबकी 12 बजा देता है। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी राष्ट्रीय युवा दिवस की? यह सब दिमाग में है। अपने दिमाग में डाल दीजिए दोस्तों कि इस वर्ष की थीम क्या थी? यह सब दिमाग में है। इट्स ऑल इन द माइंड, यह इस वर्ष की थीम थी। और 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? क्योंकि 12 जनवरी 1863 के दिन ही किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। अगला देख लीजिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 के दिन ही के.एम. करियप्पा ने फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। किसने ली थी? के.एम. करियप्पा ने
ने फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ले ली थी। इसलिए 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार सप्तशक्ति कमान की ओर से भारतीय सेना दिवस कहां पर मनाया गया था 15 जनवरी के दिन, तो वो दोस्तों जयपुर में मनाया गया था। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अगला देख लीजिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, क्योंकि पहली बार इस बार पराक्रम दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 23 जनवरी के दिन मनाया गया था। इस बार पहली बार मनाया गया था, और जो चीज पहली बार होती है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी इस वर्ष। कौन सी थी, 125वीं जयंती थी 23 जनवरी 1897 के दिन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 23 जनवरी 1897 के दिन इन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। यह हुई साथियों किसके बारे में चर्चा, पराक्रम दिवस के बारे में। इसके अलावा हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो वो इंडिया गेट पर किया गया है नई दिल्ली में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के दिन इन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सिविल सर्विसेज में थे, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस अधिकारी थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आजादी के आंदोलन से जुड़ने के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं जो है त्याग दी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा किया था। और कालांतर में चलकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है इस वर्ष का, तो संस्थागत श्रेणी में तो मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है, वो मिला है प्रोफेसर विनोद राय को मिला। यह हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, पराक्रम दिवस के बारे में, जो कि पहली बार मनाया गया 23 जनवरी के बारे में। अगला देख लीजिए साथियों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2011 25 जनवरी 2011 के दिन पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया गया था। 2022 यानी कि इस वर्ष की थीम क्या थी, चुनावों को समावेशी, सुलभ व सहभागी बनाना। क्या बनाना, चुनावों को समावेशी, सुलभ व सहभागी बनाना इस वर्ष की थीम थी। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भारत के चुनाव आयोग की स्थापना, तो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग संख्या 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारत के चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भारत का जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। कौन है दोस्तों, अभी राजीव कुमार है। इसके अलावा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के संविधान से कौन से अनुच्छेद में निकलता है, अनुच्छेद 326 में बात लिखी गई है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुका है वो क्या रखता है, मतदान देने का अधिकार हमारे पास में रखता है। यह हुई साथियों किसके बारे में चर्चा, चुनाव आयोग के बारे में चर्चा। और भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है, एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है, क्योंकि भारत के संविधान में इसका उल्लेख है। तो कब मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी के दिन मनाया गया। अगला देखते हैं, अगला क्या था, महत्वपूर्ण सप्ताह स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। कब मनाया गया, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया गया, तो 10 से 16 जनवरी 2022 को। दिमाग की गहराइयों में डाल दीजिएगा दोस्तों, खोपड़ी में छाप दीजिएगा। कहां पर छाप दीजिएगा, खोपड़ी में छाप दीजिएगा कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया गया, तो 10 से 16 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन जो है वो किया गया। उद्देश्य क्या था, तो उद्यमिता के प्रसार को दर्शाना जो है वो इसका उद्देश्य था। 16 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, 16 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 16 जनवरी 2016 कौन सा दिन था दोस्तों, 16 जनवरी 2016 से कौन सा मिशन शुरू हो गया था, स्टार्टअप इंडिया। कब से शुरू हुआ था दोस्तों, तो 16 जनवरी 2016 से ही स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो अपने पास में शुरू हो गया था। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। कब मनाया गया, 10
से 16 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं साथियों, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो थी कुछ वो देख लेते हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी है यह बुक? तो वो लिखी है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। दिमाग की गहराइयों में डाल दीजिए, किसने लिखी है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? वो लिखी है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगली देखिए द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, कौन सी? द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स किसने लिखी है? वो लिखी है दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला देख लीजिए नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम, किसने लिखी है यह किताब? तो वो लिखी है दोस्तों अर्जुन सिंह कादियान ने। किसने लिखी है? अर्जुन सिंह कादियान ने यह पुस्तक जो है वो लिखी है। नीरज चोपड़ा कौन है? तो गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हो गए थे। कौन? नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन लेकर आए थे? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। 7 अगस्त 2021 वह दिन था जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया था। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस? तो 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला देख लीजिए लाल सलाम एक उपन्यास, यह किसने लिखी है? तो स्मृति ईरानी ने। किसके द्वारा लिखा गया लाल सलाम एक उपन्यास? तो स्मृति ईरानी के द्वारा यह पुस्तक जो है वह लिखी गई है। अगली देखिए रेबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, यह पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है दोस्तों रामचंद्र गुहा ने लिखिए। अगला देख लीजिए दोस्तों कि राष्ट्र अन्य महत्वपूर्ण क्या है हमारे पास में कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कौन सा था? पहले ही प्रश्न में ये याद करना है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया वो कौन से नंबर का था? तो वो दोस्तों 24वें नंबर था। कहां पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया। निजामों का शहर किसको कहा जाता है? हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा इस हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था और जब मिलाया गया था उस समय हैदराबाद के नवाब कौन थे? तो वो थे उस्मान अली। कौन थे? नवाब निजाम उस्मान अली जो थे उस टाइम पे हैदराबाद के नवाब थे। और एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था वो कौन सी थी दोस्तों? हैदराबाद थी। कब किया गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन? तो 7-8 जनवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया था। और इसका विषय क्या था? तो भारत का टेकेड महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। क्या था? भारत का टेकेड महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस जो है वो इसका विषय था। बात करते हैं अपन दोस्तों हैदराबाद के बारे में, तो हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की स्थापना जो है वो कहां पर होने वाली है? हैदराबाद में होने वाली है। इसके अलावा हैदराबाद को क्या दिया गया है? तो ट्री सिटी का दर्जा जो है वो किसको दिया गया है दोस्तों? तो ट्री सिटी का दर्जा भी जो है हैदराबाद को ही दिया गया। तो ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के बारे में, जो कि कौन से नंबर का था? तो वो दोस्तों 24वें नंबर का था। अगला देख लीजिए मिशन अमानत, किसके द्वारा हाल ही में मिशन अमानत जो है शुरू किया गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मिशन अमानत जो है वो चलाया गया था। क्यों चलाया गया था दोस्तों? कई बार होता है कि रेल यात्री अपना जो सामान है वो कई बार क्या होता है रेलों में भूल जाते हैं, तो उसको वापस देने के लिए चलाया गया। रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने हेतु कौन सा अमानत मिशन चलाया गया था? मिशन अमानत चलाया गया। किसने चलाया था मिशन अमानत? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। अगला देख लीजिए पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर जांच समिति का गठन किया गया। दोस्तों पीएम मोदी बीच में पंजाब गए थे, वहां पर उनकी सुरक्षा में चूक हो गई थी, तो इसके लिए जांच समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस समिति का गठन जो है वो अपने पास में किया गया है। और इसकी अध्यक्ष किसको बना दिया? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि इंदु मल्होत्रा को। किसको बनाया गया दोस्तों? इसका अध्यक्ष तो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। और यह इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है। अगला देखते हैं दोस्तों 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो 12 जनवरी 2022 को। युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है अपने पास में। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया? 12 जनवरी 2022 को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो सक्षम युवा सशक्त युवा जो है वो इसकी थीम थी। क्या थी दोस्तों? सक्षम युवा सशक्त युवा जो है वो इसकी थीम थी। अगला देखते हैं दोस्तों अगली खबर क्या थी हमारे पास में, तो प्रमुख युद्धाभ्यास देख लेते हैं। पहला देख लीजिए चिरू 2022। क्या याद रख सकते हैं अपन चिरू 2022 के बारे में? इस CH का मतलब क्या है दोस्तों? चीन है। क्या है CH का मतलब? चीन है। और इस I का मतलब है दोस्तों अपने पास में ईरान। क्या है दोस्तों? I का मतलब है ईरान। और इस RU का मतलब क्या है दोस्तों? रूस है। तो चिरू 2022 जो एक युद्ध अभ्यास था किन के बीच में हुआ था? तो वह चीन, रूस और ईरान के बीच में हुआ था। CH का मतलब हो गया चीन, I का मतलब हो गया ईरान और RU का मतलब हो गया था
रूस, तो चीन, रूस व ईरान का नौसैनिक युद्धाभ्यास था चिरू 2022। कहां पर आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया था चिरू 2022 को। और कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिया था? तो चीन, रूस और ईरान, इन देशों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। अगला देख लीजिए, समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके बीच में होता है? समुद्री साझेदारी अभ्यास तो भारत और जापान के बीच में यह अभ्यास होता है, समुद्री साझेदारी अभ्यास। और कहां पर आयोजित किया गया था इस वर्ष समुद्री साझेदारी अभ्यास को? तो वह बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन जो है किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी लहर। क्या है यह पश्चिमी लहर? तो भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है। कौन आयोजित करती है पश्चिमी लहर को? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था, जो भारत का पश्चिमी तट है उस पर इसका आयोजन जो है किया गया था। अगला देख लीजिए दोस्तों, पासेक्स अभ्यास किसके बीच में किया गया? दोस्तों पासेक्स अभ्यास तो भारत व रूस के बीच में यह पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया था। और इस वर्ष कहां पर किया गया था? तो अरब सागर में। दिमाग की गहराइयों में डाल दीजिए कि पासेक्स अभ्यास का आयोजन किनके बीच में किया जाता है? भारत और रूस के बीच में कहा जाता है। कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास कौन है, सबसे करीबी मित्र कौन है भारत का? वो है दोस्तों रूस। तो पासेक्स किसके बीच में किया गया? भारत और रूस के बीच में किया गया। और इस वर्ष कहां पर किया गया था? वह अरब सागर में इसका आयोजन जो है किया गया था। अगला देख लीजिए, सी ड्रैगन 2022 युद्धाभ्यास। क्या है यह सी ड्रैगन 2022 युद्धाभ्यास? तो यह एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। बहुराष्ट्रीय मतलब एक से अधिक राष्ट्रों ने इस युद्धाभ्यास में क्या लिया था? भाग लिया था। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। इसमें कौन शामिल हुए दोस्तों? एक तो इसमें क्वाड देश शामिल हुए और साथ में इसमें कौन आया? के या फिर काका भी दोस्तों इसमें शामिल हो गया था। कौन शामिल हुए? एक तो क्वाड देश शामिल हुए और एक काका शामिल हो गया था। क्वाड देश कौन से हो गए? भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा काका, काका का मतलब है एक तो हो गया हमारे पास में दोस्तों कनाडा हो गया और एक हो गया हमारे पास में कोरिया। कौन सा वाला कोरिया? तो दक्षिण कोरिया। इन देशों ने किसमें भाग लिया था इस बार? तो सी ड्रैगन 2022 में इन देशों ने भाग लिया था। और इनका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था दोस्तों अमेरिका ने। अगला देख लीजिए, अभ्यास मिलन 2022। अभ्यास मिलन 2022 क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। यानी इसमें भी क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक देश भाग लेते हैं। तो अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों विशाखापट्टनम में। कहां पर किया गया था? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। और कुल कितने देशों को आमंत्रित किया गया था इसमें? तो दोस्तों इसमें कुल 45 देशों को आमंत्रित किया गया था। यह हुई साथियों चर्चा अभ्यास मिलन 2022 के बारे में, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अगला देख लीजिए दोस्तों, कुछ नवाचार। क्या नवाचार किए गए थे जनवरी माह में? तो एक ऐप लॉन्च किया गया, डिजिटल संसद ऐप। क्यों लॉन्च किया गया था? तो लोगों को संसद के साथ जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो डिजिटल संसद ऐप जो है वह लॉन्च किया गया था। लोगों को संसद के साथ जोड़ने के लिए यह लॉन्च किया गया था। और संसद का आधिकारिक मोबाइल ऐप कौन सा है? संसद का आधिकारिक मोबाइल ऐप तो डिजिटल संसद ऐप जो है वह संसद का आधिकारिक मोबाइल ऐप है। लोग इससे जुड़ सकते हैं और संसद की कार्यवाही को भी दोस्तों इसके माध्यम से लोग देख सकते हैं। यह हुई साथियों चर्चा डिजिटल संसद ऐप के बारे में। अगला देखते हैं, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल। दोस्तों भारत के मसालों की जो है सारी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मांग है। तो दुनिया भर में जो भारतीय मसाला के निर्यातक और खरीदार हैं उनको जोड़ने के लिए, जो भी दुनिया भर में मसाले के जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया? तो स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया। दोस्तों पूछ सकता है कि हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला देख लीजिए दोस्तों, सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया है सारथी मोबाइल ऐप? तो सेबी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया? तो निवेशकों को शिक्षित करने हैं तो इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके अलावा हमारा सारथी एकेडमी का जो एप्लीकेशन बना हुआ है उसको भी आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को। कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 को इस सेबी की स्थापना हुई थी। और इस सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इस सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। कहां पर है दोस्तों इसका मुख्यालय? तो वह मुंबई में स्थित है। और सेबी की चेयरमैन कौन है अभी दोस्तों? तो माधवी पुरी बुच। कौन है इस सेबी की चेयरमैन? तो इसकी चेयरमैन जो है वो माधवी पुरी बुच जो है वर्तमान में इस सेबी की चेयरमैन है। और इस सेबी की
पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुध जो है इस सेबी की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ये हुई साथियों सारथी मोबाइल ऐप के बारे में चर्चा, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देख लीजिए दोस्तों, भारत फिलीपींस रक्षा समझौता कितने डॉलर का था, तो 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह भारत फिलीपींस रक्षा समझौता था। क्यों किया गया, तो भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। क्या करेगा इस रक्षा समझौते के तहत दोस्तों, तो भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसने किया है, तो भारत और रूस इन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी, इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल इसका नाम रखा गया है। और इसका पहला खरीदार कौन होने वाला है दोस्तों, फिलीपींस होने वाला। तो ब्रह्मोस के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किसने दिया है दोस्तों, तो वह फिलीपींस ने दिया है। हाल ही में फिलीपींस में क्या किया गया था दोस्तों, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी अगर की जाती है फिलीपींस में, तो उसके माँ बाप को कितने 12 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो वो है हमारे पास में मनीला। कौन सी है फिलीपींस की राजधानी, तो मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। अगला देख लीजिए, कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। तो दोस्तों इस च से क्या निकाल सकते हैं, चावला के च से चंडीगढ़ निकाला जा सकता है कि कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन थी कल्पना चावला, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी, तो वह कल्पना चावला थी। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, जनवरी में क्या चल रही थी कि वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग इस पर फुलझड़ियां डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, फुलझड़ियां डाल सकते हैं, इस पर सुतली बम लगा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में फटने की प्रबल संभावना है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो पी.आर. श्रीजेश को यह अवार्ड दिया गया। कौन है यह पी.आर. श्रीजेश, तो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं यह पी.आर. श्रीजेश। 2021 में उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया। क्यों दिया गया, तो 2021 में जो पी.आर. श्रीजेश का प्रदर्शन था, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार इस वर्ष दिया गया। यह सम्मान पाने वाले पी.आर. श्रीजेश जो है दूसरे भारतीय। इससे पहले वर्ष 2020 में रानी रामपाल को यह पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। किसी को मिल चुका है क्या पी.आर. श्रीजेश से पहले, तो रानी रामपाल को 2020 में यह पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। और रानी रामपाल क्या है, अभी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। टोक्यो में कांस्य विजेता टीम का हिस्सा था। कौन था, पी.आर. श्रीजेश, जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम कांस्य पदक लेकर आई थी उसका हिस्सा था यह पी.आर. श्रीजेश। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली खबर क्या थी, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की गई थी। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो वह मिला है एप्पल कंपनी को। किसको मिला है दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान वो मिला है एप्पल कंपनी को। और विश्व का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है दोस्तों, तो वह है हमारे पास में एप्पल। और हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो वो भी दोस्तों एप्पल बनी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष व रक्षा के बारे में क्या खबरें थी कि जिरकॉन मिसाइल, हाल ही में जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण जो है रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रूस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। और इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, तो 9 मैक। कितनी स्पीड है दोस्तों इस जिरकॉन मिसाइल की, 9 मैक जो है वो इसकी स्पीड है। मतलब ध्वनि की गति से 9 गुना तेज इसकी क्षमता है। ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है यह जिरकॉन मिसाइल। और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 1000 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों इसकी जिरकॉन मिसाइल की मारक क्षमता, 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और अभी रूस जो है यूक्रेन में इस जिरकॉन मिसाइल का प्रयोग कर रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या थी खबर, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया इस क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण, तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। क्यों किया गया, तो भारत जो गगनयान भेजने वाला है उस गगनयान के लिए इस क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। उस गगनयान में किसको लगाया जाएगा, इस क्रायोजेनिक इंजन को लगाया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण किसने किया है, इसरो ने किया है। और कहां से किया गया दोस्तों यह परीक्षण, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। कहां से किया गया दोस्तों इसका परीक्षण, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसका परीक्षण जो है वो किया गया। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। कौन है दोस्तों, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। और इसरो क्या है, तो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है दोस्तों, तो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है यह इसरो। और एस सोमनाथ ने
किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो एस सोमनाथ ने जो है वो के सिवान का स्थान लिया। ये हुई साथियों किसके बारे में चर्चा, इसरो के बारे में चर्चा। और हाल ही में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। अगला देख लीजिए दोस्तों, पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है। पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और अफ्रीका महाद्वीप में निर्मित प्रथम उपग्रह, तो अफ्रीका महाद्वीप में निर्मित प्रथम उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। अगर हम चर्चा करते हैं अफ्रीका के बारे में, तो अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है दोस्तों, तो अफ्रीका को ही क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। इसके अलावा अफ्रीका को जो है वो गर्म महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप, गर्म महाद्वीप किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। इसके अलावा विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है हमारे पास में। इसके अलावा ऐसा महाद्वीप जो कि चारों गोलार्धों में स्थित है वो कौन सा है दोस्तों, तो वह भी अफ्रीका महाद्वीप है। और मानव जाति का सर्वप्रथम विकास कहां पर हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। इसलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका जो एक देश है उसके बीच में एक छोटा सा देश है, उसका नाम क्या दोस्तों, लेसोतो। लेसोतो नाम का देश किसके अंदर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही एक शहर है, उसका नाम है किम्बरले। क्या है दोस्तों, किम्बरले। उस किम्बरले को विश्व की हीरा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीरा राजधानी, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है। ये हुई साथियों किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग स्थित है। क्या स्थित है, जोहान्सबर्ग। और उस जोहान्सबर्ग को गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। और यहाँ की विधायी राजधानी जो है दोस्तों कौन सी है, केपटाउन। केपटाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। तो पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया। ये हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। अगला देख लीजिए, 84 टैंक के लिए अनुबंध किया गया। तो 84 क्या है, तो एक एंटी टैंक हथियार। क्या है 84, एक एंटी टैंक हथियार है जो कि टैंकों को क्या कर सकता है दोस्तों, ध्वस्त कर सकता है, टैंकों को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो 84 टैंक के हथियार के लिए अनुबंध किया गया। तो भारत ने खरीद के लिए स्वीडिश कंपनी साब के साथ समझौता किया है। कौन देगा भारत को ये 84 टैंक एंटी टैंक हथियार, तो स्वीडिश कंपनी है एक साब नाम की, वह भारत को यह हथियार जो है वो उपलब्ध करवाने वाली है। अगला देखिए दोस्तों, AK-203 राइफल। कौन सी राइफल दोस्तों, तो AK-203 को खबरों में 3 ये AK-203 राइफल। तो इसकी पहली खेप भारत को मिल गई है। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, या AK-203 राइफल भारत को कौन दे रहा है, तो रूस के द्वारा यह राइफल भारत को दी जा रही है। किसके द्वारा निर्मित है, AK-203 राइफल रूस के द्वारा निर्मित है। और भारत व रूस में 70,000, कितनी दोस्तों, 70,000 AK-203 राइफल के लिए समझौता किया गया था। और किसकी जगह लेगी यह AK-203 राइफल, तो इससे पहले भारतीय सेना इंसान राइफल को यूज कर रही थी, उस इंसान राइफल की जगह कौन ले लेगी दोस्तों, AK-203 राइफल लेने वाली है। और AK-203 राइफल को किसने बनाया है, तो रूस ने इसका निर्माण किया। अगला देख लीजिए दोस्तों, एरो 3 डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एरो 3 डिफेंस सिस्टम। तो इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। पूछ ले कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम का किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, तो इजराइल के द्वारा उसका सफल परीक्षण किया गया है। क्या है यह एरो 3 डिफेंस सिस्टम, तो लंबी दूरी की जो मिसाइलें होती है, जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उनको धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही समाप्त कर देगा। कौन, यह एरो 3 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इजराइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह हुई साथियों चर्चा किसके बारे में, जनवरी माह के करंट अफेयर्स के बारे में। और इसी के साथ दोस्तों आज आपका जनवरी माह का करंट अफेयर जो है वो समाप्त हो गया है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है जनवरी माह के बारे में, इसकी PDF को दोस्तों आप सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।